इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जमात इस्लामी शहर औरंगाबाद के अध्यक्ष नवनिर्वाचित एमएलसी माननीय सतीश चौहान साहब, डिग्निटरीज ऑन द डाइस एंड डिग्निटरीज ऑफ द डाइस, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ए वेरी गुड इवनिंग, रादर आई शुड से, इफ़ नॉट गुड नाइट। मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा और मैं एमएलसी साहब से विनती करूँगा कि जो नया राष्ट्रीय शिक्षण धोरण अब हमारा आया है और जिसको ऐलान भी हो गया है और जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत तेज़ी से काम भी कर रही है, इंशाअल्लाह हम आपको ये प्रोवाइड कर देंगे कॉपी। हाँ, तो उस पर मैं चाहूँगा कि चूँकि ये पढ़े लिखे लोगों की और आप खुद ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, इस पहलू से जो है इस माध्यम से मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली चीज़ मैं यहाँ ये बात बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण तो हम इसको कह रहे हैं, है भी ये, लेकिन इसकी चर्चा हमारा जो सबसे सेक्रेड हाउस है पार्लियामेंट, उसमें नहीं हुई। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है इसके राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण होने पर, क्योंकि 86 का जो धोरण आया था उस वक्त पार्लियामेंट हाउस में उस पर चर्चा हुई, गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी रखी, अपोजिशन ने जो उसमें जो करेक्शन सुझाए वो सुझाए, उसके बाद में वो बनी एंड उसको राइट था कि इट शुड बी कॉल्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अब ये एजुकेशन पॉलिसी किसकी है आप समझ सकते हैं, नंबर एक पॉइंट। फिर दूसरा अन्याय जो खास तौर से हम लोगों के साथ हुआ और जिसकी तरफ मैं माननीय सतीश चौहान साहब की तवज्जो दिलाना चाहता हूं, वो कि एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में है। कॉन्स्टिट्यूशनली आप देखेंगे तो ये कंकरेंट लिस्ट में है, स्टेट और सेंटर दोनों में आता है। लेकिन आप देखिए कि सेंटर ने एक तरफा इसको जो है इस पर काम कर लिया, उसको लागू कर दिया और उसके एग्जीक्यूशन की शुरुआत भी हो गई है। कुछ नाम बदल गए, अभी एक स्कूल प्रोग्राम के बारे में काफ़ी काम आ रहा है। आज का बयान है कि वो आपके सारे रेगुलेटरी बॉडीज़ को ख़त्म करके नेशनल हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाने की तैयारी भी गवर्नमेंट कर रही है, एनसीएफ लेकर आने वाली है। तो इसमें दूसरा पॉइंट जो हमको रेस करना है वो ये कि कंकरेंट लिस्ट में होने के बावजूद स्टेट से जो है कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया, सिवाय किसी वक्त जो है एजुकेशन मिनिस्टर को बुला लिया, एजुकेशन सेक्रेटरी को बुला लिया, व्यापक पैमाने पर जैसा जनसामान्य माणसापासून जसं त्याच्यावर चर्चा झाली पाहिजे होती ती झाली नाही। हा दूसरा मुद्दा। तीसरा मुद्दा माझा असा है कि हमारे पास जो एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स आती है, एक तो जनरल स्टैटिस्टिक्स आती है कि हमारा रेट इनरोलमेंट ये है, इतने रिटेन होते हैं, इतने लोग, इतने बच्चे हमारे पढ़ते हैं, इतने ड्रॉप आउट होते हैं। उसमें सब एक बहुत बड़ी दुश्वारी है। उसमें यह है कि जनरल तो हम लेते हैं और SC ST का अलग डाटा उसमें जो है मांगा जाता है और उनका उस लिहाज से जो है काम होता है। लेकिन माइनॉरिटीज़ जो कि एक बड़ा हिस्सा है भारत का, उनके बारे में ऐसा कोई जो है सिस्टम नहीं है कि माइनॉरिटी की एजुकेशन स्टेटस को मालूम करने के लिए अलग से कोई डाटा जमा किया जाए। तो एक मांग ये हो सकती है, या हमारा महाराष्ट्र चूंकि प्रगतिशील जो है राष्ट्र है, बहुत सारी चीज़ों में हमने पूरे भारत को एक गाइडेंस दिया है, बहुत सारी नई नई स्कीमें हमने की है। तो एक काम हम ये कर सकते हैं कि ऑल माइनॉरिटीज़, SC ST के साथ साथ अदर माइनॉरिटीज जो है मुस्लिम, सिख्स, क्रिश्चियंस, नौबुद्ध और आपके पारसीस और जैन, इनका भी अलग से एजुकेशनल डाटा मांगा जाए ताकि मालूम हो कि कौन सी कम्युनिटी एजुकेशनली कितना आगे बढ़ रही है या उसका बैकवर्डनेस कितना है। और जब आपके पास स्टैटिस्टिकल डाटा होगा तो उसके बाद ही आप उसके इम्प्रूवमेंट का कुछ काम कर सकेंगे। तो हमारे पास आज पता ही नहीं चलता, हम तो एक जनरल जो समझिए नेशनल डाटा है उस पर हमारी पॉलिसी बनती है। तो तीसरा मुद्दा मेरा ये था। चौथा मुद्दा ये है कि इस पॉलिसी में उन्होंने सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप, इस नाम से एक ग्रुप बनाया है और उसको पूरा डिटेल में देखने के बाद ये पता चलता है कि इसमें मोस्टली माइनॉरिटीज़ और दैट टू मुस्लिम्स और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और नौ बुद्धिस्ट इसमें शामिल हैं, क्योंकि यही वो ग्रुप है। और आप अगर इन सबको जोड़ेंगे तो ये एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी बन जाता है। तो इस ग्रुप को जो है उन्होंने एक बहुत वेग टर्म दिया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसको जो है क्लियरिफाई करना चाहिए कि एग्जैक्टली सोशली एजुकेशनली डिसएडवांटेज ग्रुप में कौन कौन से ग्रुप्स शामिल होंगे,
ताकि उसके बाद में पॉलिसी ने उन पर जो काम करने की बात कही है वो हम काम करा सकें। एक बहुत अच्छी चीज़ है, मैं बहुत विनती करूंगा और इसको ज़ोर शोर से हमको उठाना चाहिए। मैं एमएलए साहब से भी दरख्वास्त कर रहा हूँ, मैंने मैडम फौजिया मैम को भी जो है ये चीज़ें दी है। एक तो ये कि इसमें स्पेशल एजुकेशन जोन की बात की गई कि जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, जहाँ पर एजुकेशनली बैकवर्ड लोग ज़्यादा हैं या एजुकेशन से जहाँ आगे तरक्की नहीं हुई है, तो उसको वो स्पेशल एजुकेशन जोन डिक्लेयर करने वाले। तो मेरी विनंती ये है कि साहब अपने माध्यम से इस बात को उठाएं। अब चूंकि सर जो है पूरे मराठवाड़ा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मराठवाड़ा बैकवर्ड एरिया है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसका प्रोविजन है। हमारा मराठवाड़ा वैधानिक विकास मंडल आज तक जैसा तैसा काम कर रहा उस पर मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन इस समय ये बहुत प्रॉपर टाइम है कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के माध्यम से इस बात का मुतालिबा करें, डिमांड करें कि मराठवाड़ा रीजन को एजुकेशनली स्पेशल एजुकेशन जोन डिक्लेयर करें। अब इसके जब वो SEZ डिक्लेयर करेंगे इसको, तो उसके माध्यम से बहुत सारे एजुकेशनल स्कीम्स हमको मिलेंगी। चंद एक का मैं जिक्र करूंगा आपको। वहां पर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आएंगी, वहां पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जिसको अब उन्होंने 6 to 12 कर दिया है, अब तक 8 तक था, वो जो है बालिका विद्यालय खुलेंगे। और टेक्निकल यूनिवर्सिटीज आएगी और बहुत सारा जो गवर्नमेंट का जो फंड है उसको उस तरफ जो है वो डाइवर्ट करेंगे। तो मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र इज वेरी फिट केस फॉर डिमांड टू बी इंक्लूडेड इन स्पेशल एजुकेशन जोन। फिर साहब एक चीज़ ये है, आपके भी बहुत सारी संस्थाएं चलती हैं, मैं भी टीचर हूँ, 28-30 साल से जो है इसी काम से लगा हुआ हूँ। तो उसमें टीचर एजुकेशन रिफॉर्म्स की जो बात की गई है, उसको उन्होंने कहा कि साहब 10 साल में हम टीचर एजुकेशन का रिफॉर्म करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इसको जो है 5 साल कम करे और 2025 तक, 2025 तक एजुकेशन रिफॉर्म्स को जो है कंप्लीट करे। क्योंकि देखिए, जैसा टीचर होगा वैसा हमारा विद्यार्थी होगा। हमने बीएड में पढ़ा था कि एज इज द हेडमास्टर सो इज द स्कूल, कि जैसा मुख्याध्यापक होगा वैसा स्कूल होगा। उसी को थोड़ा आगे बढ़ाइए आप, जैसा शिक्षक होगा वैसा विद्यार्थी होगा। और हमारे राधाकृष्ण कमिश्नर ने तो बहुत प्यारी बात कही थी कि नो नेशन कैन राइज अबाउट द लेवल ऑफ इट्स टीचर्स, कि टीचर के लेवल से आपके बच्चे बड़े नहीं हो सकते और ना आपका नेशन और कौम बड़ी हो सकती। तो टीचर जितना अच्छा हम देंगे उतनी अच्छी हमारी होगी। एक काम और हमको यहां करने की है, वो है कि इन्होंने हर जगह ड्यूटीज ऑफ सिटीजन की बात की, पूरे डॉक्यूमेंट में एक जगह भी राइट ऑफ सिटीजन की बात नहीं की। हालांकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इस पर पूरा एक हमारा चैप्टर है, तो उसको भी जो है उसमें इंक्लूड होना चाहिए। फिर एक तरफ से कुछ दिया और दूसरी तरफ से बहुत कुछ खींच लिया। अब इन्होंने ये किया कि अब तक हमारा जो राइट टू एजुकेशन एक्ट था, जो 1st to लेकर 8 तक फ्री कंपलसरी एजुकेशन की बात करता था, उसको इन्होंने डाइल्यूट कर दिया। कहीं भी उन्होंने ये नहीं लिखा कि साहब हम जो 12 तक के जो, हालांकि इससे जो सिफारिश जो उनको दी गई थी, जो सजेशन दिया गया था, उसमें यह कहा गया था कि साहब आपने 12 तक के जो है एजुकेशन को राइट टू एजुकेशन एक्ट में लाया जाए। तो मेरी सर से ये विनंती रहेगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हम ये डिमांड करें, या कम से कम महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये डिक्लेयर कर दे कि साहब RTE को हम जो है 1st to 8 नहीं बल्कि प्री प्राइमरी टू 12th हम जो है इसको लागू करने वाले, ताकि गवर्नमेंट पर प्रेशर बने, दूसरी स्टेट्स भी आगे बढ़े और सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसको करे। तो ये एक बड़ी मांग हमको उठानी चाहिए। और उसमें एक और वर्ड का मैं जो है इंक्लूजन चाहता हूं कि फ्री कंपलसरी एंड क्वालिटी एजुकेशन। आज जो बाजारीकरण हो गया स्कूलों का, कॉलेजों का जो हाल है आपके मेरे सामने है। अभी एक न्यूज़ थी कि पोस्ट MS MD के लिए 4 करोड़ से 8 करोड़ का जो है फीस जो है ली जा रही है। फिर वो उतनी फीस भर के वो लोग मार्केट में आते हैं और फिर आपका मेरा क्या हाल होता वो हम सब देख रहे हैं। पैंडेमिक में भी क्या हाल हुए सब जानते हैं। तो आप और मैं तो शायद किसी अच्छे दवाखाने में जाने का, भगवान हमको सबको बचाए, सोच भी नहीं सकते हम। तो बहरहाल तो ये होना चाहिए कि फ्री कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए। अब अरब देशों से हमारे बहुत घनिष्ठ संबंध हिस्टोरिकल रहे हैं, लेकिन फॉरेन लैंग्वेज में इनको स्पेनिश याद आई, जर्मन याद आई और डच याद आई, फ्रेंच याद आई। अरबिक को उन्होंने वहां से ड्रॉप कर दिया। हालांकि खुद हमारे अपने कंट्री के अंदर भी और हमारा साउथ ईस्ट एशिया से जो कॉन्टैक्ट्स हैं उसके लिए भी इसकी जरूरत है, तो फॉरेन लैंग्वेज में इसको मिलना चाहिए। अभी तक RTE में बुक्स फ्री दी जाती थी, अब इन्होंने कहा कि नहीं साहब हम प्रोडक्शन कास्ट पे बुक प्रोवाइड करेंगे। तो ये एक और अन्याय होगा।
तो आरटीआई को डाइल्यूट नहीं होना चाहिए, बल्कि फ्री बुक्स की सप्लाई जो है इट शुड बी फ्रॉम केजी टू 12th। फिर एसीडीजी ग्रुप का जो मैंने जिक्र किया उस पर उन्होंने कहा कि साहब हम इनको जो है आगे बढ़ाएंगे, इनके काम करेंगे। तो ये हो कि भाई एसीडीजी ग्रुप के बच्चों का पूरा तालीम का जो भार है, फाइनेंशियल बर्डन जो है वो गवर्नमेंट को उठाने का ऐलान करना चाहिए। एक और बात जो, चूंकि मैं भी एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूं और आप सबको बताऊंगा कि अभी जो 6 माइनॉरिटीज़ जिसको हमने माना है, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध, पारसी, नौ बुद्धिस्ट और क्रिश्चियंस, तो इनमें मुसलमान अकेली माइनॉरिटी है जो एजुकेशनली बैकवर्ड है। सर सिख आगे हैं, क्रिश्चियंस का तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, पारसी सब पे टॉप पर हैं और जैन वो भी उनके बराबरी में। तो माइनॉरिटीज़ में कोई पिछड़ी हुई माइनॉरिटी है तो मुस्लिम माइनॉरिटी है, और इस पर हमको ठोस जो है कुछ काम करने की ज़रूरत है। आश्वासन अब तक बहुत मिल चुके हैं और हम ये तवक्को रखते हैं कि सतीश चौहान साहब इस मसले को आगे ले जाएंगे और माइनॉरिटी का एजुकेशन आप दुरुस्त कर दीजिए, बाकी सारे मसले हल हो जाएंगे, आप सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। जब बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, कुछ काम के काबिल होंगे और एक उनको रुख मिलेगा, एक गाइडेंस मिलेगा, तो फिर दूसरे बहुत सारे प्रॉब्लम आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो माइनॉरिटीज़ में भी जो एजुकेशनल बैकवर्ड माइनॉरिटी है उस पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। फिर उसी लिहाज से अब वो रिजर्वेशन वाला इशू तो एक अलग इशू है, लेकिन ये तो हो सकता ना कि भाई आप एजुकेशनल बैकवर्ड है इसलिए स्पेशल इनके लिए कुछ स्कूल्स खोले जाएं। जवाहर नवोदय विद्यालय की तर्ज पर अभी देखिए तेलंगाना गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट, बहुत सक्सेसफुल चल रहा है उनका। 30 इन्होंने रेसिडेंशियल स्कूल्स खोले हैं, उसमें पूरे मुस्लिम बच्चे हैं और रेसिडेंशियल स्कूल है वो, और बहुत अच्छी तरह से वो रन कर रहे हैं। तो ऐसी कोई स्कीम गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र भी लाए कि यहाँ जिन जिन डिस्ट्रिक्ट्स में मुस्लिम माइनॉरिटी की एक अच्छी तादाद है वहाँ पर गवर्नमेंट जवाहर नवोदय विद्यालय के पैटर्न पर मुस्लिम बच्चों के लिए जो है वो आप स्कूल्स खोलिए। रिजर्वेशन वाली बात तो आप लोग करते रहिए, आप पॉलिटिशियंस हैं, मैं एक एकेडमिशियन हूँ, मैं एक एकेडमिक मांग आपके सामने रखा हूँ कि साहब आप जो है ये काम जरूर कर सकते हैं, इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन, कोई लॉ, कोई आपको अड़चन आने वाली नहीं। एक पूरे 30-32 हमारे डिस्ट्रिक्ट में अगर एक स्कूल भी अगर इनके लिए खुल जाता है तो आपका ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। चूंकि मैंने बात करी ली है कि मराठवाड़ा को SEZ बनाया जाए तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के औरंगाबाद में मांग होना चाहिए, ये उसके तहत ये आ सकता है। फिर एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये भी हमारा जो है उसमें उन्होंने 100 डेस्टिनेशंस वो तय करने वाले हैं पूरे इंडिया में, जहां पर बच्चे एक दूसरी जगह आएंगे जाएंगे, एक दूसरे को तहजीब कल्चर देखेंगे, तो उसके अंदर औरंगाबाद को इंक्लूड कराया जाए क्योंकि ये हमारी हिस्टोरिकली भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है। तो वो जो स्कीम है एक भारत श्रेष्ठ भारत की, वो 22.12 में आता है, वो तो उसमें औरंगाबाद को जो है इंक्लूड कराना चाहिए। उर्दू के बारे में बड़ा जो है एक कन्फ्यूजिंग स्टेटमेंट रिमार्क है, उसको भी बहरहाल अगर दूर करना चाहिए। फिर आखिर में एक जो बात रखकर मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाह रहा हूँ वो ये है कि देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट इस वक्त सिर्फ अपनी GDP का 1% एजुकेशन पे खर्च करती है और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा खर्च करते हैं, और ये लोगों को क्या बताता है कि साहब हम ओवरऑल 3.4 खर्च कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा बहुत कम है। तो अब हमको, और फिर इन्होंने एक तड़ा दे दिया यहां पर 1966 से ये मांग हो रही है कि साहब हमको एजुकेशन पर 6% ऑफ द GDP करना चाहिए। इस पर उन्होंने कहा कि साहब हम कोशिश करेंगे कि हमारा एक्सपेंडिचर 6। अरे आप बोलिए ना साहब, आप इतने सारे कानून बना रहे हैं, कानून ये भी बना दीजिए कि साहब 6% GDP हम कंपलसरी। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र भी अगर ये काम करती है कि साहब 6% ऑफ GDP हम एजुकेशन पर खर्च करेंगे तो बड़ा काम हो जाएगा। फिर आखिरी विनंती करके मैं अपनी जगह लेना चाहता हूं कि अभी जो स्टैटिस्टिक्स हम देखते हैं रिसर्च वगैरह में, तो जो गवर्नमेंट पैसा बजट में सैंक्शन करती है तो एजुकेशन पर वो 100% यूटिलाइज भी नहीं होता। ये बड़ी अजीब बात है। हम एक तरफ बोलते हैं ग्रांट्स नहीं है और जो ग्रांट रिलीज हो रही वो पूरी इस्तेमाल नहीं हो रही। तो इसका भी कोई मैकेनिज्म गवर्नमेंट को बनाना चाहिए कि जो बजटरी प्रोविजन हो, जो दिया जाए, वो उसको जो है पूरा पूरा खर्च होना चाहिए। और एक और विनंती ये कि साहब हमारा वो जो प्लानिंग कमीशन है अभी, वो SC सेक्टर के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, सबके लिए अलग अलग बजट बनाता है। तो वैसा ही हम ये करेंगे कि माइनॉरिटी के एजुकेशन के लिए भी एक बजट का उसमें हेड हो जो सिर्फ उसी पे खर्च हो, वरना होता क्या है कि दूसरी लोग जो है वो उसका ज़्यादा
फ़ायदा उठा लेते हैं। और आखिर में यह है कि इस पॉलिसी के बनाने में भी जो माइनॉरिटीज़ को जो है नज़रअंदाज किया गया। एक साहब सिर्फ उसमें थे, वो आपके जामे मिलिया के प्रोफेसर, कोई एसोसिएट प्रोफेसर, और किसी एक पूरे भारत में सिर्फ एक अरबी मदरसा मिला जहां के ये कमेटी के लोगों ने बुला के बात की। और अब ये पॉलिसी नेशनल पॉलिसी बनाने जा रहे हैं, मदरसा एजुकेशन पे बात करना। तो ये होना चाहिए अब आगे ये हो कि इसकी जो इंप्लीमेंटेशन कमिटीज बने एग्जीक्यूट करने वाली, उसमें माइनॉरिटीज को भी जो है प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। क्योंकि जब आप उनको बुलाएंगे नहीं, उनके मसाइल नहीं समझेंगे, तो जाहिर है कोई और कम्युनिटी जाके उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकती, उसको जो है बता नहीं सकती। इसलिए इसकी जो एग्जीक्यूशन जो कमेटी बनने वाली है, इसकी स्टेट लेवल पर बनेगी, सेंट्रल लेवल पर बनेगी, तो वहां पर माइनॉरिटीज को जो है भरपूर रिप्रेजेंटेशन मिले। यही चंद बातें थी जो मैं इस मौके से माननीय एमएलसी साहब के सामने रखना चाहता था। इस पर और चर्चा करने की और इसको आगे ले जाने की ज़रूरत है। जो है वो कहते हैं ना, भाई ज़िंदगी बाकी तो मुलाकात होती रहेगी और मिल बैठेंगे और कुछ ठोस। बहरहाल अब हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि अब भाषण बहुत हो गए, वादे बहुत हो गए, अब कुछ ठोस करके दिखाने का टाइम आ गया है। बस इतना कहकर मैं अपनी जगह लेता हूँ। मेरी बातों को आपने बड़ी तवज्जो से सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।